नेक्स्ट पे जो आपका कंपोनेंट है वो डायरेक्ट रिटेनर्स हैं। तो डायरेक्ट रिटेनर्स का बेसिकली जो काम होता है वो रिटेंशन होता है, यानी जो आपकी प्रोस्थेसिस की अवे फ्रॉम द टिश्यू मूवमेंट है या डिसलॉजमेंट है आप कह लें, उसको प्रिवेंट करना डायरेक्ट रिटेनर्स का का काम होता है। तो डायरेक्ट रिटेनर्स में बेसिकली आपके पूरी असेंबली जो होती है उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं आगे। लेकिन बेसिकली आप ये समझेंगे इसका जो काम है डायरेक्ट रिटेनर का, वो इसके नाम से ही आप समझ लें कि रिटेन करता है, या रिटेंशन से याद रख लें कि जो आपकी डिसलॉजमेंट है प्रोस्थेसिस की, ये उसको प्रिवेंट करेगा। तो बेसिकली 2 तरह की रिटेंशन होती है। एक आपकी प्राइमरी रिटेंशन होती है जो कि आपकी डायरेक्ट रिटेनर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी आपका कोई क्लैस्प आर्म होगा जो किसी अंडरकट को इंगेज कर रहा है, और क्योंकि उस अंडरकट के ऊपर आपके जो टूथ का हार्ट ऑफ कंटूर प्रेजेंट है, तो जब आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पे इंगेज हो जाएगा, और इस तरह की रिटेंशन को आप कहेंगे कि ये प्राइमरी रिटेंशन है। जबकि दूसरी सेकेंडरी रिटेंशन जो होगी उसका मतलब ये है कि आपके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं डेंचर के, जैसे डेंचर बेस है, तो वो अगर आपके टिश्यूज़ के साथ इंटीमेट कांटेक्ट में है और ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करके रखती है, और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं जैसे गाइड प्लेन्स हो गए, जो माइनर कनेक्टर्स हैं आपके, वो अगर आपके वेल प्लान्ड हैं और आप कह लें कि जो इंटेंडेड फंक्शन है अपना वो कर रहे हैं, तो वो आपको अपने इंटीमेट कांटेक्ट की वजह से ही बेसिकली रिटेंशन देते हैं, तो उसको आप सेकेंडरी रिटेंशन कहते हैं। जिस तरह आपका कंप्लीट डेंचर रिटेन रहता है बेसिकली, प्राइम जो आपका पार्शियल डेंचर है उसकी जो सेकेंडरी रिटेंशन है वो बेसिकली उस तरह की होती है। तो फिर वो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है सबसे पहले क्लास डिज़ाइन के। तो उसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल वो बताता है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ एनसर्कलमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टूथ को क्लोजली देख रहे हैं जैसे उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो आप इसको एक रफ सा सर्कल समझ लें कि इसके टोटल 360 डिग्रीज़ हैं। तो वो कहता है एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा, यानी एटलीस्ट 180 डिग्रीज़ जो है ना, वो आपका जो डायरेक्ट रिटेनर असेंबली है ना, वो टूथ को एनसर्कल किए हुए होनी चाहिए। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक साइड पे उसने रेस्ट दिया हुआ है, फिर एक क्लास पाम जो रिटेंटिव है वो एक बकल साइड से गया है, और जो स्टेबलाइजिंग क्लास पाम है जो वो लिंगुअल साइड से गया है। तो हाफ से ज़्यादा टूथ को इसने इंसर्कल किया हुआ है। तो ये जो है ये पहला प्रिंसिपल है आपकी क्लास्प असेंबली का, और इसका फ़ायदा ये है कि बेसिकली ये टूथ को स्टेबलाइज करने में मदद देता है। यानी एक साइड से एक्सेसिव फोर्स अगर लग रही है फॉर एग्जांपल रिटेंटिव आर्म से, तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो टूथ को स्टेबलाइज करेंगे उसके अगेंस्ट। जबकि अगर ये 180 डिग्री या हाफ द टूथ से कम एनसर्कल हुआ होगा तो फिर वो स्टेबलाइजिंग जो कंपोनेंट है वो आपकी डायरेक्ट रिटेनर असेंबली का ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल उसने दी हुई है उसमें आई बार क्लैस्प लगा हुआ है, उसमें सी शेप क्लैस्प नहीं है। जो ए डायग्राम है उसमें सी शेप क्लैस्प है। तो उसमें ऐसे है कि एक आपका रेस्ट है एक प्रॉक्सिमल साइड पे, दूसरी प्रॉक्सिमल साइड पे आपका गाइड प्लेन लगा हुआ है, या उसको माइनर कनेक्टर भी कह सकते हैं आप, और जो बकल साइड है वहाँ पे आपका आई बार क्लैस्प लगा हुआ है। तो तीनों को मिला के अगर आप देखें तो ये भी हाफ जो है एटलीस्ट हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस कह लें आप, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टूथ को कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो आपके रिटेंटिव आर्म जब इंगेज होगा तो उससे जो फोर्सेस टूथ पे लगनी है, तो जो रेस्ट के साथ आपकी माइनर कनेक्टर होगा और जो दूसरी तरफ गाइड प्लेन है वो आपको स्टेबलाइजिंग जो है फंक्शन वो ये दोनों मतलब पूरा करेंगे। तो इस तरह आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ एनसर्कलमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। और फिर वो आपको बता देता है कि आपकी जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले वो कहता है कि जो ओक्लूजल रेस्ट है उसका काम ये है कि उसने जो आपका बेसिकली सारा डेंचर है और उसके कंपोनेंट्स हैं उसकी सेटलिंग टुवर्ड्स द टिश्यू नहीं होने देनी, यानी टिश्यू वर्ड मूवमेंट नहीं होने देनी। तो उसका बेसिकली पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि वो ये किस तरह परफॉर्म करता है कि अपनी जो सारी उसके ऊपर फोर्सेस पड़ेंगे वो अबटमेंट्स के ऊपर शिफ्ट कर देगा, और जो आपका जिस एरिया में मतलब आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए हैं उसके ऊपर
से जो सारी फोर्सेस होंगी वो एबटमेंट्स के ऊपर शिफ्ट करती जाएंगी, तो वो वाला पार्ट ऑब्वियसली आपका टिश्यू वर्ड मूव नहीं करेगा। अब टिश्यू वर्ड मूव नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जो आपके क्लैस्प की डिज़ायर्ड पोजीशन है वो उसके ऊपर ही रहेगा। अब फिर वो कहता है कि जब आपका एक साइड पे फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर हमने देखा कि सी शेप क्लैस्प लगा हुआ है, तो वो फ़र्ज़ कर लें आपका रिटेंटिव, अगर एक साइड पे बकल साइड पे आपका रिटेंटिव क्लैस्प लगा हुआ है, तो वो कहता है लिंगुअल साइड पे आपने हमेशा उसके साथ स्टेबलाइजिंग क्लैस्प देना है। होता ही है बेसिकली कि जब आप पहनते हैं डेंचर या उतारते हैं, तो जो रिटेंटिव साइड का आपका आर्म होता है उसने हाइट ऑफ कॉन्टूर से एक्सपैंड होते हुए नीचे अंडरकट में जाना होता है, या उतारते हुए ऐसे होगा कि वो फ्लेक्सिबल होकर थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ निकलेगा, तभी वो हाइट ऑफ कॉन्टूर से ऊपर आएगा, तो आपका डेंचर जो है वो डिसलॉज होगा। तो इतनी जो उसकी मतलब मूवमेंट होगी वो आपके दांत के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो विद टाइम ये हो सकता है कि आपका दांत पेरिडोंटली वीक होना शुरू हो जाए। तो इसको अपोज करने के लिए आप ऑपोजिट साइड पे, यानी बकल साइड पे आपका रिटेंटिव क्लैस्प आर्म है, तो लिंगुअल साइड पे आप स्टेबलाइजिंग आर्म दे देते हैं, जिसने बेसिकली जितनी देर में आपके रिटेंटिव आर्म ने इंगेज होकर थोड़ी सी फोर्स लगानी होती है, उतनी देर के लिए वो एक्टिवेट होकर इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। तो आपने हमेशा रिटेंटिव आर्म के साथ स्टेबलाइजिंग आर्म देना है। फिर वो कहता है कि अगर आपकी डिस्टल एक्सटेंशन बेस है जिसके साथ आपने एक रिटेंटिव आर्म देना है या क्लैस्प देना है आप कह लें, तो उसको आपने हमेशा इस तरह डिज़ाइन करना है कि आपके अबटमेंट के ऊपर जो डेट्रीमेंटल फोर्सेस लगनी है वो कम से कम लगें। तो उसके लिए बेसिकली लीवर के प्रिंसिपल्स ही आ जाते हैं सारे, और उसके लिए एक तो वो ये बता देता है कि आप जो फुलक्रम की पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, यानी रेस्ट को आप मीजियल साइड पे ले जाएं, तो उससे आपके जो अबटमेंट है उसके ऊपर जो क्लास 1 लीवर फोर्सेस लगनी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जिस मटेरियल का आपने क्लास बनाया हुआ है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। तो जब वो फ्लेक्सिबल होगा तो ऑब्वियसली जो हाइट ऑफ कॉन्टूर है उसको ईजीली क्रॉस करके अंडरकट एरिया में आ जाएगा या बाहर चला जाएगा। तो अगर फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो अबटमेंट के ऊपर फोर्सेस थोड़ी लगाएगा। फिर वो कहता है कि अगर तो आपके गाइड प्लेन्स जो आप दे रहे हैं वो आपके जो ओवरऑल पाथ ऑफ प्लेसमेंट और एस्केपमेंट है आपके डेंचर का, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और आपके जो अबटमेंट्स पे उस दौरान रोटेशनल फोर्सेस पड़नी है उनको मतलब रेजिस्ट कर लेते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज़ आपने हमेशा जो अपनी डायरेक्ट रिटेनर असेंबली है वो बायलैटरली देनी होती है। यानी मतलब ये है कि अगर आप आर्च के एक साइड पे बकल रिटेंटिव आर्म दे रहे हैं तो आर्च की दूसरी साइड पे भी आपको बकल रिटेंटिव आर्म देना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ से वो आप समझें कि जिस तरह क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी होती है वो आपकी हो जाएगी, और एक साइड से आपकी अनड्यू फोर्सेस अबटमेंट के ऊपर नहीं पड़ेंगी। एक तो यह कि जितने आपके ज़्यादा कह लें कि अबटमेंट्स हो जाएंगे और जितने ज़्यादा आप रिटेनर देंगे तो एक रिटेनर के ऊपर उस हिसाब से आपको उतनी ज़्यादा रिटेंशन नहीं चाहिए होगी, तो उसी हिसाब से एक अबटमेंट के ऊपर उतनी ज़्यादा फोर्सेस नहीं पड़ेंगी। तो जब भी आपने आपको मतलब रोटेशनल आपके अबटमेंट के ऊपर रोटेशनल फोर्सेस का ख़तरा है जो सिर्फ गाइड प्लेन्स जो है वो काउंटर नहीं कर सकते, तो आपने हमेशा बायलैटरली अपोज करना है। यानी अगर बकल साइड पे रिटेंशन है तो दोनों साइड पे होनी चाहिए, राइट और लेफ़्ट। लिंगुअल है तो वो भी दोनों साइड पे होनी चाहिए। फिर ये कहता है कि जो आपके क्लैस्प की पाथ ऑफ एस्केपमेंट है ना, वो आपकी डेंचर की पाथ ऑफ एस्केपमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए। बेसिकली मतलब यही है कि सीधी मतलब वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ रिमूव ना हो जाए, और ऑब्वियसली पाथ ऑफ एस्केपमेंट डिफरेंट होगा तभी वो आपका अंडरकट एंगेज करके तो जो है वो रिटेंशन का काम करेगा। अब फिर वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ रिटेंशन शुड ऑलवेज बी द मिनिमम नेसेसरी। तो अब आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास 4 अबटमेंट्स हैं, जिन चारों के ऊपर आप जो क्लास पे वो दे सकते हैं, और आप देते भी हैं, और उसके बाद डीपेस्ट अंडरकट एंगेज करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि आपका जो डेंचर है वो जब सीट कर जाता है तो उसको उतारना मुश्किल हो जाता है, उस पर पेशेंट को अच्छा खासा ज़ोर लगाना पड़ता है, उसके बाद वो जो है वो बाहर आता है। तो इस पॉइंट में यही बेसिकली कह रहा है कि मिनिमम रिक्वायर्ड आपने रिटेंशन लेनी है, यानी इतनी हो कि बाद में आपके अबटमेंट्स के ऊपर भी अनड्यू फोर्सेस ना पड़े, और इजीली वो जब रिमूव करना चाहे पेशेंट तो वो उतर भी आए।
और फिर वो कहता है कि जो आपकी रेसिप्रोकल आर्म होगा वो हमेशा आपका जिंजिवल और मिडल थर्ड के जंक्शन पे होना चाहिए, और जो आपका रिटेंटिव आर्म होगा उसका टर्मिनल एंड जो होता है वो हमेशा यानी जिंजिवल थर्ड ऑफ द टूथ में होता है, यानी जहाँ पे आपका हाइट ऑफ कॉन्टूर से नीचे एरिया होगा जिंजिवल थर्ड में। अब उसके पीछे जो उसका पार्ट है रिटेंटिव आर्म का, वो आपका जिंजिवली भी अप्रोच कर सकता है या फिर क्लोजली भी अप्रोच कर सकता है। तो उसकी जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आगे देख लेंगे कि क्या होती हैं दोनों। तो ये सारे आपके थे प्रिंसिपल्स क्लैस्प डिज़ाइन के। फिर वो रेसिप्रोकल आर्म के डिफरेंट फंक्शंस बताता है। तो पहला तो उसने बता दिया कि जब आपका ड्यूरिंग प्लेसमेंट या डिसलॉजमेंट जब रिटेंटिव आर्म इंगेज होता है तो टुथ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही होती है जो बेसिकली उसको टिप करवाती है, तो उसके अगेंस्ट आपका स्टेबलाइजिंग आर्म उसको यानी उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करता है। अब क्योंकि हमने देखा है कि जो रिटेंटिव आर्म है वो आपका एंड होता है जिंजिवल थर्ड में, जबकि जो आपका स्टेबलाइजिंग आर्म है वो मिडल और जिंजिवल थर्ड के जंक्शन पे प्रेजेंट है। तो जब आप उसको इमेजिन करेंगे, जब आप फॉर एग्जांपल पहन रहे हैं डेंचर को, तो जिस पॉइंट पे आपका अबटमेंट का जो मतलब आप समझें कि रिटेंटिव आर्म इंगेज कर रहा है या फोर्स लगा रहा है, हाइट ऑफ कॉन्टूर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस पॉइंट पे क्योंकि आपका स्टेबलाइजिंग आर्म थोड़ा सा ऊपर होगा उसकी निस्बत, तो वो रियल टाइम आप कह लें कि उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा होगा, जबकि थोड़ी सी फोर्स लगने के बाद वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा और स्टेबलाइज करना शुरू कर देगा। तो वो कहता है कि ट्रांजिएंट फोर्स इसके बावजूद लग जाती है आपके अबटमेंट के ऊपर, लेकिन वो ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट नहीं करवाएगी दांत की, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट के लिए आपकी कांस्टेंट फोर्स लगनी ज़रूरी होती है। लेकिन वो कहता है अगर ये जो फोर्स है आपकी नॉर्मल पीडीएल की स्ट्रेचिंग एबिलिटी से ज़्यादा है तो फिर ये उसके पीडीएल को जो है वो डैमेज करेगी। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा वो कहता है अगर आपको मतलब रियल टाइम कह लें कि जैसे ही आपका अबटमेंट जो रिटेंटिव आर्म है वो इंगेज होता है तो साथ ही आपकी स्टेबलाइजिंग आर्म भी इंगेज हो जाए, तो उसके लिए आपको जो स्टेबलाइजिंग साइड वाली टूथ सरफेस होगी उसको रिकंटूर करके बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा, ताकि वो हर वक्त ड्यूरिंग द पाथ ऑफ एस्केपमेंट और या इंसर्शन आप अपनी जो टूथ सरफेस है उसके साथ कांटेक्ट में रहे, लेकिन फोर्स ना लगाए। जैसे ही दूसरी साइड से आपका रिटेंटिव आर्म इंगेज होगा तो ऑब्वियसली आपका जो रेसिप्रोकल आर्म है वो उसको जो है वो रेजिस्ट कर देगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो टूथ सरफेस है उसको कंटूर किया हुआ हो। फिर वो यही बता देता है आगे कि बेसिकली ये क्रॉस आर्च स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है उसको उसके अगेंस्ट स्टेबलाइज करता है। तो वो ये कहता है कि ऑब्वियसली जितने ज़्यादा आपने क्लास असेंबलीज लगाई होंगी उतना ही आपका जो ओवरऑल फोर्सेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होके, तो मतलब एक अबटमेंट के ऊपर एक्सेसिव फोर्स नहीं लगने देंगी। फिर वो फाइनली बताता है कि ये एज इनडायरेक्ट रिटेनर भी काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब ये फल्क्रम लाइन से आगे प्रेजेंट हो। आप ये समझ लें कि रेस्ट से आगे अगर आपका पड़ा हुआ है ना स्टेबलाइजिंग आर्म और हाइट ऑफ कॉन्टूर से ऊपर पड़ा हुआ है, सिर्फ तभी ये आपका एज इनडायरेक्ट रिटेनर काम करेगा, लेकिन वो भी टू सम एक्सटेंट बहुत उसका मतलब फ़ायदा नहीं होगा। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आपके इनडायरेक्ट रिटेनर का काम ये होता है कि आपके जो डिस्टल एक्सटेंशन बेस होती है उसको अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव नहीं करने देता। तो इस केस में अगर आप इमेजिन करें कि डिस्टल एक्सटेंशन बेस अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव कर रही है ड्यू टू स्टिकी फूड और समथिंग, तो रेस्ट के आगे वाला पार्ट ऑब्वियसली आपका टिश्यू वर्ड मूव करेगा, यानी ये आपकी क्लास 1 लीवर की बनेगी एग्जाम्पल। तो जब आपके रेस्ट के आगे वाला पार्ट जो है वो टिश्यू वर्ड मूव कर रहा है और आपका जो स्टेबलाइजिंग पार्ट है रिटेंटिव असेंबली का या डायरेक्ट रिटेनर असेंबली का बेसिकली, वो क्योंकि हाइट ऑफ कॉन्टूर से ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हाइट ऑफ कॉन्टूर से नीचे जाने के लिए वही हाइट ऑफ कॉन्टूर को पूरा गुजर के फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो वो बेसिकली सारी फोर्स आपके अबटमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा और जो एंटीरियर पार्ट होगा उसको टिश्यू वर्ड मूव नहीं होने देगा। तो अगर एंटीरियर पार्ट टिश्यू वर्ड मूव नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली जो डिस्टल एक्सटेंशन बेस है वो अवे फ्रॉम द टिश्यू भी मूव नहीं करेगी। तो टू सम एक्सटेंट जो है वो आपका स्टेबलाइजिंग आर्म इनडायरेक्ट रिटेनर के तौर पे काम करता है। लेकिन हमने
जब इनडायरेक्ट रिटेनर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फुलक्रम लाइन से जितना दूर हो सके उतना वो अच्छा फंक्शन करता है। तो क्योंकि इनडायरेक्ट रिटेनर जब आप स्टेबलाइजिंग आर्म की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल साथ ही पड़ा होता है आपके फुलक्रम लाइन के, तो इसलिए वो इतना अच्छा इनडायरेक्ट रिटेनर नहीं होता।